वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस और दीपावली इन सभी की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। वैसे धनतेरस आज ही है, दीपावली की बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ आपको। और आपको बता दूं कि आप जो है इस दीपावली पर अपनी एक आध बुराइयों को ज़रूर छोड़ें और एक आध अच्छाई नई इंक्लूड करें अपने जीवन में, ताकि आपका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। यही आशा के साथ हम लोग दीपावली अब की बार की मनाएंगे और आगे बढ़ते हैं। होम साइंस से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। यह लेक्चर सभी विश्वविद्यालयों के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, जिनका माइनर पेपर भी है और मेजर में भी है। ठीक है, मेजर आपका पेपर है तो भी, और माइनर में पेपर आपका हो रहा है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु और ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं माइनर में होती हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो उसके लिए ये होम साइंस में, अगर आप होम साइंस आपका सब्जेक्ट माइनर में है तो आपके लिए लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ अगर आपका मेजर सब्जेक्ट है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, या ऐसे महाराजा सुहेलदेव शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी, ऐसे कई विश्वविद्यालय जो परीक्षाएं अपनी ऑब्जेक्टिव करवाते हैं, या बिहार की कोई विश्वविद्यालय जो ऑब्जेक्टिव करवाती हो, तो जो परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं उन सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मेजर में। तो ये है भैया होम साइंस बीए प्रथम सेमेस्टर यानी कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, और मैं आपके समक्ष लाइव प्रस्तुत हूँ। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जिन छात्र छात्राओं ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को। ठीक है, चले। होम साइंस के ये 100 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले 3 वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको तो 2022, 2023 और 2024 3 बार पेपर हो चुके हैं बीए में होम साइंस के। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आपका बीएससी में होम साइंस है तो भी आपको यही पढ़ना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बीए बीएससी सभी के लिए है, मेजर माइनर चाहे जिसमें आपने ले रखा है। तो 100 जो ऐसे ये क्वेश्चंस है, 100 क्वेश्चंस होंगे, ये आपके 8 यूनिट से यानी 8 इकाइयों से बनने वाले होंगे। साथ ही साथ सभी चैप्टर्स के बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें इंक्लूड हैं। इसके साथ ही साथ 2022, 2023, ठीक है, और 2024 में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो इम्पोर्टेंट हैं उसको इसमें रखा गया है। और आपकी बार यानी 2025 में जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है पूछे जाने की, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। आइए अब प्रश्नों को थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए मैंने रखे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका महोदय। प्रश्न आप देखिए, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, जुकाम है। ठीक है, चले। प्रश्न है आपका, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है, 2022 में प्रश्न पूछा गया था। वसा और जल दो, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसी विटामिन होती है जो जल में घुल जाती हैं, और एक ऐसी विटामिन होती हैं जो वसा में घुलती हैं। ठीक है, वसा क्या होती है? वसा ऐसे तैलीय पदार्थ जो भी होता है, जैसे कि घी हो गया, मक्खन हो गया, डालडा हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके वसा में आते हैं। ठीक है, जल क्या है? तो जल आप जानते होंगे, H2O जल का सूत्र होता है, भारी जल का सूत्र D2O होता है। ठीक है, तो जल। अब देखिए, एक सूत्र याद रखेंगे। मान लेते हैं कि एक कोई कीड़ा है। अब कीड़ा है मान लेते हैं, ठीक है, समझे। अब कीड़ा को आप कैसे लिखेंगे? आप कभी भी भ्रमित नहीं होंगे। कीड़ा को कैसे लिखेंगे? KEDA। ये कीड़ा अगर पानी में गिरता है, 2 गिलास हमने यहाँ पर बना लिया। एक गिलास इसमें मैंने क्या भर दिया? पानी भर दिया। ठीक है, और एक दूसरा गिलास है मेरे पास जिसमें हमने क्या भर दिया भैया? पानी की जगह पर हमने यहाँ पर वसा भर दिया, यानी यहाँ पर घी है या डालडा कुछ भी है। जब हम इस कीड़ा को किस में डालते हैं भैया? इस पानी के एक प्रकार से इसमें डालते हैं, तो ये कीड़ा जो होता है इसमें डूबता, मतलब कि इसमें डूब जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें डूबता नहीं है। ठीक है, यानी इसमें घुलता नहीं। कीड़ा जो है पानी में तैरने लगता है। आपने देखा होगा कीड़ा क्या होता है? पानी में तैरता है। यानी कीड़ा जो है ये पानी में नहीं, एक प्रकार से मतलब कि नहीं डूबता। ठीक है, क्या होता? नहीं डूबता या नहीं घुलता, आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन जब उसी को आप वसा में भरे एक पात्र में डालते हैं इसी कीड़ा को, तो वसा में क्या होता है? कीड़े की जो पाँव होते हैं वो जाम हो जाते हैं और उसी में एक प्रकार से वो मर जाता है। आप देखे होंगे कई सारे, अभी दीपावली आ रही है, उसमें कीड़े जा करके जब दीपक के समक्ष जाते हैं पतंगे, तो उसी में या तो जल जाते हैं या फिर तेल में गिर करके उनके प्राणों की आहुति हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये डूब जाते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पर ये क्या होते हैं? डूब जाते हैं। अब इसका तात्पर्य ये है, मेरे कहने का मतलब ये कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 ऐसे विटामिन हैं जो कि डूब जाते हैं किसमें? जल, मतलब वसा में, यानी कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है।
4 विटामिन, यही 4 विटामिन हैं दुनिया के जो कि वसा में घुलनशील है। बाकी जितने भी विटामिन आपके बच रहे हैं, विटामिन बी के जैसे 4, 14, 15 जो विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा, B12, B6, B3, B2, B1, ये सब के सब बी, और खास करके आपका विटामिन बी और सी, ठीक है, विटामिन बी और सी ये बेसिकली आपके बचते हैं, वो जो कि एक प्रकार से वसा मतलब कि जल में घुलनशील है। तो विटामिन सी और विटामिन बी जो है जल में घुलनशील है। एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से अगर समझें, विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में, खट्टे रसों में, खास करके खट्टे फलों में। अब खट्टे फल में क्या आता है? नींबू। नींबू किस में घुलता है भैया? नींबू किस में घुलता है? अगर नींबू के रस को आप तेल में डालोगे तो वो एक प्रकार से वो घुलेगा नहीं, उसमें बूंदी बन जाएगी। लेकिन इसी नींबू के एक प्रकार से रस को आप जल में डालोगे, जल में बड़े आसानी से वो घुल मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना? यानी कि विटामिन सी जो होता है वो एक प्रकार से क्या होता है? जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी जल में घुलनशील है। और 4 विटामिन केवल ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है। ये किस में है भैया? ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा भैया? देखिए, वसा में ए होगा, डी होगा और ई, बिल्कुल ए, डी, ई ये तीनों तो हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों नहीं होगा ये? क्योंकि ई, डी और बी आ गया तो यहाँ पर वही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर भी बी आ गया, विटामिन बी, ये भी नहीं होगा। सी भी है तो ये भी नहीं होगा, बी, सी है तो ये भी नहीं होगा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी कि ए, डी और ई ये 3 विटामिन, और साथ ही साथ में एक विटामिन आपका और बच रहा है के। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं। ये मैंने जो समझाया इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसको लेना है, बाकी समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और एक विटामिन और इंक्लूड कर लें, विटामिन के, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है इनमें से? देखिए, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की अगर किसी व्यक्ति में कमी हो जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है महोदय? इससे होता है स्कर्वी नाम का रोग। कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। किस में? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ नींबू का रस हो गया या आंवले का रस हो गया, इन सभी में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ जो है, कौन सा ऐसा विटामिन है दुनिया का एकमात्र जो कि दूध में नहीं पाया जाता है? तो दूध में एक प्रकार से नहीं पाया जाता है। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में जो है विटामिन सी जो होता है ये नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी क्या होता है? नहीं पाया जाता भैया। क्या? दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। इससे बाहर कुछ आपका आने वाला नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इस लेक्चर को पूरा अंत तक देख लीजिएगा। इसके बाद में अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो आप बहुत अच्छा करके आओगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी का जो है किस में नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2022-23 सभी में पूछा गया प्रश्न है, कई विश्वविद्यालय में आया हुआ है। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन है। अभी मैंने ट्रिक बताई थी जल में घुलनशील। अब देखें, विटामिन ए, बी और सी। देखिए, ए आ गया तो यहाँ पर जल में घुलनशील नहीं होगा, कीड़ा, ये गलत हो गया। विटामिन बी और सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील हैं। बाकी जहाँ पर डी, के, ई और डी ये सब आए, आप जान जाइए कि वो वसा में घुलनशील है, ये होगा ही नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? विटामिन सी जो है ये क्या है? विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कोबाल्ट युक्त विटामिन है। कोबाल्ट एक तत्व होता है, कोबाल्ट जैसे निकल, कोबाल्ट, जिंक, ठीक है, ऐसे ही कोबाल्ट होता है आपका। तो कोबाल्ट किस विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए में। देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रश्न खूब पूछा जाता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है भैया रतौंधी नाम का रोग। कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होता है एक रोग होता है बेरी बेरी, ठीक है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नाम का रोग होता है। ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है, ठीक है। तो विटामिन बी जो है बेरी बेरी रोग, विटामिन ए जो है रतौंधी, रतौंधी माने रात को नहीं दिखता है, ठीक है। अब जो कोबाल्ट युक्त विटामिन है वो कौन सा होता है? विटामिन B12 जो है ये कोबाल्ट युक्त विटामिन है, विटामिन B12, ठीक है।
देखिए विटामिन बी जो होता है इसमें कई विटामिन है। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें कई विटामिनों होते हैं, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B3, B2 ऐसे करके, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। इसका चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी ऑप्शन, विटामिन B12 में कोबाल्ट जो है पाया जाता है, यानी कोबाल्ट एक विटामिन है ये। अगला क्वेश्चन भी आपका पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। प्रोटीन की आधारभूत इकाई इनमें से कौन सी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रोटीन की आधारभूत इकाई, तो प्रोटीन की आधारभूत इकाई होती, देखिए प्रोटीन जो होते हैं ये जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो एक प्रकार से अमीनो एसिड के द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? अमीनो एसिड के द्वारा बने होते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा में खूब पूछा गया है। अगला प्रश्न आप देखें, छठा नंबर प्रश्न है, पोषक तत्वों के आधार पर भोजन समूह क्या होते हैं? यानी कि पोषक तत्वों के आधार पर अगर देखें, पोषक तत्व मतलब कि पोषक तत्व कितने होते हैं? पोषक तत्वों की संख्या आपसे पूछे तो 6 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कौन से भैया? कार्बोहाइड्रेट एक होता है, कार्बोहाइड्रेट पहला। दूसरा आपका होता है विटामिन, ठीक है। क्या होता है? विटामिन्स। तीसरा होता है आपका खनिज लवण, खनिज लवण। और आपका अगला होता है, ठीक है, जो है क्या बोलते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है। अगला होता है आपका जल। एक आपका और बच रहा है, ठीक है, वसा। ये 6 तत्व होते हैं जो कि एक प्रकार से पोषक तत्व कहे जाते हैं। संतुलित आहार में इन्हीं पोषक तत्वों की उचित मात्रा समाहित की जाती है। किस शरीर को या किस व्यक्ति को कितने पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग आयु की अवस्था में, महिला पुरुष के अलग अलग कार्यों के हिसाब से उनके लिए संतुलित आहार फिक्स किया जाता है कि व्यक्ति के भोजन में कितना पदार्थ कौन सा होना चाहिए, कितने व्यक्ति को, किसको वसा की ज़रूरत है, किसी को प्रोटीन की ज़रूरत है, किसी को ऊर्जा की ज़रूरत है, तो कार्बोहाइड्रेट उसको मिलना चाहिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट बेसिकली अनाजों में पाया जाता है, ठीक है। आप देखते होंगे रोटी वोटी जो खाते हैं हम लोग, तो उससे ऊर्जा मिलती है, हमको एनर्जी मिलती है। तो ये 6 पोषक तत्व जो होते हैं, विटामिन और खनिज लवण, इनमें से क्या करते हैं? रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको मजबूत करते हैं। खनिज तत्व यानी जैसे कि आपके फास्फोरस हो गए, ठीक है, और तमाम प्रकार के जो चीज़ें हैं, विटामिन हो गए, ये सब हमारे शरीर की क्या करते हैं? इम्यूनिटी पावर, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको मजबूत करते हैं, जिससे हमारे अंदर ऐसी शक्ति पैदा होती है कि हमारे शरीर रोगों से लड़ती है। और जिस व्यक्ति में इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर होती है, बहुत ही एक प्रकार से हल्की होती है, उस व्यक्ति पर अटैक ज़्यादा आते हैं, और वह व्यक्ति एक प्रकार से जब उसकी तबीयत खराब होती है, बीमार होता है, तो झेल नहीं पाता है और उसकी प्राण अंत हो जाता है। तो इसीलिए अपने इम्यूनिटी को मजबूत जरूर करें, ठीक है। अभी कोविड में आप देखते हैं, मतलब कि इम्यूनिटी सिस्टम पर जोर देने के लिए कई सारी दवाएं लॉन्च की गई थी। तो इन 6 वसा जैसे घी, तेल, ये सब है, ये मोटा करती शरीर को। वसा माने फैट। प्रोटीन जो होता है बॉडी बिल्डिंग के लिए बेसिकली जाना जाता है। बच्चों में बेसिकली प्रोटीन की मात्रा उचित मात्रा में बच्चों को देनी चाहिए, जिससे बच्चों का विकास हो सके। प्रोटीन की मात्रा अगर कम दिया जाता है तो उससे क्वासियोरकर या मैरास्मस टाइप का रोग हो जाता है, जैसे बच्चे दुबले पतले बहुत हो जाते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी कार्बोहाइड्रेट का काम होता है वसा यानी ऊर्जा देना शरीर को, और जल का काम क्या होता है? शरीर में जो तापक्रम है, तापमान शरीर का कभी घटता बढ़ता है उसको नियंत्रित करना, और पूरे के पूरी शरीर तक ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाना। शरीर के एक प्रकार से हर एक चीज़ में जल की महती भूमिका होती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन चीज़ों को जाना। ये 6 पोषक तत्व होते हैं जिनके आधार पर भोजन समूह को बांटा गया है। भोजन समूह इनमें से कौन से भाई? तो इनमें से सभी, यानी कार्बोज, वसा, देखिए कार्बोहाइड्रेट वसा दूसरा, खनिज लवण तीसरा, प्रोटीन चौथा, विटामिन छठा, मतलब पाँचवा, ठीक है, और एक और आपका होगा जल। तो इस तरीके से 6 पोषक तत्व है, यही पूछा गया था। तो डी ऑप्शन में दिया गया उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने लगाया होगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ और ऐसी चीज़ें आपको लगातार मैं बताता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, खनिज लवण युक्त भोजन क्या है? खनिज लवण युक्त खनिज तत्व युक्त भोजन इनमें से कौन सा है? देखिए इनमें से खनिज तत्व जो होता है वो, देखिए मांस मछली अगर आप खाते हैं तो भी उसमें खनिज तत्व पाए जाते हैं। दूध और दाल अगर खाते हैं तो उसमें प्रोटीन खनिज तत्व भी खूब मात्रा में पाए जाते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में भी पोषक तत्व यानी खास करके खनिज लवण बहुत पाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं आयरन है, लौह तत्व जो होता है वो पालक वगैरह की साग में आप देखते हैं बहुत मिलता है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। उपरोक्त सभी में क्या होता है? खनिज जो है पाए जाते हैं। 8वां प्रश्न आप देखेंगे, शक्तिवर्धक ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन
कौन से होते हैं? शक्तिवर्धक मतलब जो शरीर को हमारे ऊर्जा देते हैं, ऐसे जो हमारे शरीर को पावर देते हैं उसमें कौन सा? देखें, अगर आप शर्करा का सेवन करते तो भी वो आपके शरीर को ऊर्जा देगी, वसा भी शरीर को ऊर्जा देती है। अगर आप महोदय ना, जैसे आप देखते हैं खिलाड़ी वगैरह जब कभी थकते हैं तो क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक भाग है। शर्करा जो होती है वही ग्लूकोज होती है। जब आप कोई गुड़ वगैरह खा करके पानी पीते हैं, कोई किसान होता है पहले वो भेली खा करके, भेली मतलब गुड़ खा करके पानी पीता था, फिर काम करना प्रारंभ करता था, उसके अंदर एनर्जी आ जाती थी, क्योंकि गुड़ में क्या होता है? एनर्जी पाई जाती है, शरीर में पावर मिलती है उससे, ठीक है। और देखें, ऐसा अगर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कैसी? 4 कैलोरी। कैलोरी क्या है? ये ऊर्जा मापने की इकाई है, ठीक है। तो 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पर घी डाल रहे हैं या ऐसे कुछ पदार्थ खाते हैं वसा वाला, ठीक है, तो अगर आप 1 ग्राम वसा की बात करते हैं, 1 ग्राम वसा की बात करते हैं अगर महोदय, तो अगर 1 ग्राम वसा आप सेवन करते हैं तो इससे आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। लेकिन आप वसा ज़्यादा सेवन कर नहीं सकते हैं। अगर आप वसा का ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपके शरीर मोटा हो जाएगा और शरीर में फैट बहुत बढ़ जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगी, जिससे आपको दिक्कत होगी भविष्य में, ठीक है। स्टार्च भी यही कार्बोहाइड्रेट के ही भाग होते हैं। तो शर्करा, वसा और स्टार्च ये सब क्या करते हैं? शरीर को ऊर्जा देते हैं, यानी पावर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन ऊपर सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। प्रश्न है, भोजन का वर्गीकरण कीजिए। देखिए, पोषक तत्वों के आधार पर भी भोजन का वर्गीकरण हम करते हैं, साथ ही साथ में हम जो है कार्य के अनुसार भी भोजन का वर्गीकरण करते हैं। यानी पोषक तत्व मतलब कि खनिज लवण तत्व मतलब कि प्रोटीन, वसा, इन सभी के अकॉर्डिंग, और कार्य व्यक्ति कैसे करता है उसके अकॉर्डिंग भी भोजन का हम तत्व बताते हैं। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका, ठीक है। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन है, नियात्मक तथा सुरक्षात्मक भोजन क्या है? नियामात्मक होता है कि जो शरीर का एक प्रकार से निर्माण में उपयोगी होता है, साथ ही साथ शरीर को एक प्रकार से हमारी सुरक्षा भी करता है, ठीक है, टूटे फूटे चीज़ों की मरम्मत भी करता है। तो नियामात्मक और सुरक्षात्मक पोषक तत्व जो हैं वो विटामिन्स और खनिज लवण दोनों होते हैं, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, रोगों से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारा शरीर में रोगों को आने नहीं देते हैं, इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। वो होते हैं खनिज लवण और विटामिन्स, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें। जैसे कि आयोडीन तत्व की अगर आपके अंदर कमी हो जाती है तो आपके क्या हो जाता है? घेंघा नाम का रोग हो जाता है। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी कि अगर आपको इस वीडियो का जो आप देख रहे हैं इन क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है, ये आपको प्राप्त करनी है, या फिर ऐसे ही और मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करनी है, क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ प्राप्त करनी है, केवल होम साइंस ही नहीं बल्कि आपके सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी, ऐसे तमाम प्रकार के और सब्जेक्ट, मिलिट्री साइंस, ठीक है, साइकोलॉजी या और सब्जेक्ट जो भी आपके हों, साथ ही साथ में आपका को करिकुलर वाला सब्जेक्ट हो गया, फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, इन सभी के लिए एक प्रकार से व्यवस्था कर दी गई है। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। वो सभी के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। कुछ नोट्स आपको हैंड रिटन भी आपको हिंदी के वगैरह के उपलब्ध है, और बाकी लिखित वाले जो है नोट्स वो भी एक प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स वाली जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। मात्र 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। दीपावली विशेष ऑफर भी आप इस पर पा सकते हैं, चूँकि आप में क्या कि आप जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे, बाद में हो सकता है इसकी प्राइस बढ़ जाए। जितना जल्दी हो सके आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। 9161 इसी पर आपको क्या करना है? एसएमएस करना, फटाफट से एसएमएस कर दीजिएगा। जितना जल्दी एसएमएस करेंगे आपका ही फ़ायदा होगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। उसके लिए करना क्या है? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, अपने सब्जेक्ट से नाम भी लिखिए। आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव है चाहे लिखित है, सभी टाइप की तैयारी में करवाता हूँ, मेजर, माइनर, को करिकुलर सभी की, मात्र 100 रुपीज़ में। इस पर आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम एसएमएस कर दीजिएगा। इसके बाद में आपके पास एक स्कैनर सेंड करेंगे हम, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ जो होंगे वो आपको सेंड कर देने हैं। फिर इसके बाद में जैसे आप पैसे सेंड करोगे तुरंत आपको एक प्रकार से क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। किससे? आपको ऐड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो एक प्रकार से अभी तक की क्लासेस हुई हैं उन सभी की पीडीएफ नोट्स आपको पर्सनली सेंड कर दी जाएगी, और आगे से जो क्लासेस होंगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।
साथ ही साथ में आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी। इसके साथ ही साथ आपको एक प्रकार से यहाँ पर मॉडल पेपर मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे सभी के। साथ ही साथ आपको मैराथन क्लास मुहैया करवाएंगे और महासंग्राम वीडियो की पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगी, कुछ चैप्टर की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज़ एंड लिखित सभी के आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी। तो जो भी आपको जैसे पढ़ने होगा वैसे आप पढ़ लीजिएगा। और मेरे हिसाब से अगर आपको मात्र बहुत कम समय में तैयारी करनी है तो हमारे चैनल पर जो मॉडल पेपर हैं, मैराथन क्लास है, महासंग्राम रिवीजन क्लास है और एक आध दो क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के पेपर हैं, बस इन 4 चीज़ों को अगर आपने तैयार कर लिया, एक भी प्रश्न इससे बाहर आपका नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया, इन सभी की पीडीएफ आपने प्राप्त कर ली और उन्हीं को आपने हल कर लिया, अच्छे से तैयार कर लिया इन्हीं 4-5 चीज़ों को, तो इससे बाहर आपको कुछ आने वाला है नहीं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पिछले 7 वर्षों से मैं आपको एक प्रकार से बीए के क्षेत्र में पढ़ा रहा हूँ। अनुभव एक प्रकार से धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, तो बिल्कुल एक प्रकार से अनुभव के साथ मैं बता रहा हूँ और आप आसानी से जुड़ करके मात्र 100 रुपीज़ में, इसीलिए फीस इतनी कम रख दी गई है कि हर एक बच्चा पढ़ सके, हर एक बच्चा एक प्रकार से इसको ज्वाइन कर सके। साथ ही साथ में अगर आपको बुक वगैरह लेनी है तो बुक वगैरह के लिए शॉपिंग वाला जो एक फीचर यूट्यूब ने दिया है, उसका एक प्रकार से उसमें नीचे आप देखेंगे, वीडियो के नीचे ही जस्ट यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर आपको एक प्रकार से एक चीज़ दिखाई पड़ेगी, उसी पर आपको टच करना है। वहाँ पर आपको बुक्स वगैरह मैं कुछ इंक्लूड कर देता हूँ, तो वहाँ पर आप बुक जा करके परचेज कर सकते हो फ्लिपकार्ट वगैरह पर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका ही एक प्रकार से बुक भी इसी रिलेटेड हो जाएगी। तो कुल मिला करके वैसे मैं कोर्स के लिए फोकस आपके क्लियर करूँ कि अगर बुक पढ़ने का आपका मन नहीं है, आपको और किसी चीज़ का पढ़ने का मन नहीं, तो आप एक प्रकार से शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा जो प्रोवाइड नोट्स हैं इनको अगर आप प्राप्त कर पाएंगे, और ये एक प्रकार से देखें, जो मैं नोट्स बनाता हूँ या वीडियोज़ बनाता हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर हो जाएगी और आप बहुत आगे तक एक प्रकार से जा पाओगे और आपके नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जब इसमें आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव में तो आपके नंबर आपकी अगर आप बना लेंगे तो सेकंड सेमेस्टर में हो सकता है आपकी परीक्षा लिखित करवा दी जाए, या सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव हो, थर्ड सेमेस्टर में अगली बार से आपकी परीक्षा लिखित कर मतलब कि ऑब्जेक्टिव करवा दिया, लिखित करवा ली जाए। तो इससे क्या होगा कि लिखित वाली परीक्षा में नंबर कम उठेंगे, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा उठेंगे। तो अभी नंबर बनाने का आपके पास मौका है, फटाफट से बना लीजिए। चलते हैं हम आगे और भी प्रश्नों को एक प्रकार से आपको बताने का प्रयास करते हैं और प्रश्नों के एक प्रकार से आपको उनसे बताते हैं कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के लिए बेहतर हैं और आ सकते हैं परीक्षा में, ठीक है। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। लार किसके पाचन में सहायक होती, बताएं। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सॉरी, लार जो होते हैं किसके पाचन में सहायक होती हैं? बिल्कुल, स्टार्च जो होते हैं उनके पाचन में लार जो होती हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। स्टार्च के पाचन में लार जो होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। वैसे मनुष्य का पाचन जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? मनुष्य का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जब मनुष्य भोजन करता है तो उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुंह से ही उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि लार से ही पाचन शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? पेट से, मुंह से, छोटी आंत या बड़ी आंत से, बताएं। अधिकतम पोषक तत्व जो होते हैं वो छोटी आंत से एक प्रकार से रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है। किससे? छोटी आंत से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहेंगे। देखिए, मैं समझाते हुए आगे बढ़ा हूँ, इसलिए थोड़ा सा एक प्रकार से आपका वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन जब मैं रिवीजन क्लास करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव वालों की तो 400-500 क्वेश्चन एक वीडियो में दे दूंगा। फिर वो एक प्रकार से अगर आपने देख लिया उसमें तीव्र गति से मैं 1-8-1.5 घंटे में या 2 घंटे के अंतर्गत लगभग 500 क्वेश्चन को इतना तीव्र गति से आपको बताऊँगा। आप लाइव उत्तर आप देंगे, आपके नाम भी बोले जाएंगे, वो सब व्यवस्था कर रहा हूँ। जल्द ही आपके समक्ष आएगी लाइव क्लास, तैयार रहिए उसके लिए, और उसकी भी PDF आपको उसी कोर्स वाले में मिल जाएगी, ठीक है। चले, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होता है? तो पाचन के बाद जो होता है प्रोटीन महोदय किस में होता है? अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। किस में होता है? अमीनो अम्ल में। जो प्रोटीन होता है पाचन के बाद में अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं भैया? तो छोटी आंत से। मैंने अभी भी बताया था 2022, 2023 सभी में प्रश्न पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। लार में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डैश में टूटने की शुरुआत कहते हैं। किस में टूटता है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट लार में किस में टूटता है भैया? वो एक प्रकार साधारण शर्करा में टूट जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? ये एक प्रकार से यही होता है, लार में जो है एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के साधारण शर्करा में टूटने की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन से ही पूछा गया था किस में टूटने की शुरुआत करते, तो साधारण शर्करा में।
निम्नलिखित में से कौन सा भाषा दोष इनमें से नहीं है, बताएं। भाषा दोष इनमें से कौन सा नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जो है लिस्पिंग, ये कोई भाषा दोष नहीं, बाकी स्टैमरिंग, ठीक है, कुइंग और स्टार्टिंग, ये सब भाषा दोष हैं जो कि बच्चों में खास करके दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रक्त का थक्का बनाने वाला प्रोटीन कौन सा है। देखिए, रक्त का थक्का बनाने वाला अगर आपसे पूछता कि विटामिन कौन सा है, तो रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन पूछा क्या गया है प्रोटीन के बारे में, कि कौन सा प्रोटीन जो होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो प्रोटीन कौन सा भैया, फाइब्रिनोजन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये रक्त का थक्का बनाने के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जिसको आप कहते हैं, इसके कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य जो होते हैं वो अंदर होते हैं, कोशिकाओं में जो जल होता है केंद्रक के पास वही कोशिका द्रव्य। तो आरबीसी के कोशिका केंद्र मतलब कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला जो लाल रंग का पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं भैया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है इसी की वजह से खून का रंग जो होता है वो लाल होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। खून का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें कोशिका द्रव्य में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इसके कोशिका द्रव्य में लाल रंग का एक पदार्थ पाया जाता है, तरल पदार्थ, जिसको हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रक्त संचरण, रक्त संचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है, बताएं। रक्त संचरण, ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो 100 to 100% परीक्षा में आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे ये बात। बताएं, रक्त संचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही है। तो रक्त संचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही भैया, तो ए बी जो है होता है, ए बी ये एक प्रकार से सर्वग्राही है, ठीक है, सबसे ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन से हीमोग्लोबिन सहायक होता है, हीमोग्लोबिन सहायक होता है, ऑक्सीजन संवहन में हीमोग्लोबिन की बड़ी उपयोगिता होती है। रक्त का रंग एक प्रकार से जो होता है डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन पर, और ऑक्सीजन प्रवाहित करने में या उसका संवहन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है शरीर में ऊर्जा संग्रह का रूप है। शरीर में ऊर्जा संग्रह किसके रूप में होती है भैया, शरीर में ऊर्जा संग्रह का रूप होता है कार्बोज, ठीक है, क्या होता है, कार्बोज के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन कोशिका में ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं, बताएं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका में ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं, तो आरबीसी जो होती हैं कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पूर्ति करती हैं, ठीक है, लाल रक्त कण यानी कि जिसको आप आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, ठीक है। चले भाई, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ और ऐसे लाता भी रहूँगा, तो आप सभी लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, ठीक है। अच्छा, कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी कोशिका की खोज, ये बात भी ध्यान रखें, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, कोशिका का ऊर्जा घर क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को। चले भाई, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न यह भोजन समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है, कौन सा भोजन समूह कौन सा हमारे शरीर की ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। देखिए, इनमें से जो सबसे अच्छा जो स्रोत है वो होता है आपका हमारे ऊर्जा के लिए, ऊर्जा सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा देगा। देखिए, दूध वगैरह तो आपके शरीर बनाएंगे, पनीर वगैरह से आपकी बॉडी बनेगी, प्रोटीन वगैरह खूब मिलेंगे, ब्रेड और अनाज में कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा ऊर्जा मिलेगा, मीट में, बट इन सभी से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है किसमें, वसा में, ठीक है। वसा, 1 ग्राम वसा आप खा लेंगे, यानी अगर आप एक पूड़ी और एक रोटी की बात करें कि एक रोटी में ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी या पूड़ी में, तो एक पूड़ी में ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, क्यों, क्योंकि पूड़ी में वसा में पूड़ी छानी जाती है, वसा मतलब कि तेल में, घी में, ठीक है, उससे ज़्यादा मिलेगी आपको। तो वसा, तेल और मिठाई, इनमें आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सर्वोत्तम स्रोत है हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न, ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है किसका। तो अगर आप ब्रेड, अनाज, चावल ये सब खाते हैं तो ये सब एक प्रकार से ब्रेड में, अनाजों में, चावल में, पास्ता में, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट जो होता है खूब मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 2023 में प्रश्न आया, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सोयाबीन किसका अच्छा स्रोत है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है भैया, प्रोटीन अधिक मात्रा में सोयाबीन में पाया जाता है। बहुत ही प्रोटीन का सबसे अच्छा वानस्पतिक स्रोत जो है
वो आपका सोयाबीन ही है। ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है इनमें से, और इसलिए इसे हर रोग मतलब कि हर रोज़ लेना आवश्यक होता है इस विटामिन को। पानी में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा भैया? विटामिन सी आपको पता है, जैसे नींबू का शरबत वगैरह लोग पीते हैं, तो वो सब आप जान लीजिए कि वो एक प्रकार से घुलनशील है। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन के, ई, ए, डी, के और विटामिन ए का और बच रही ई, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील हैं, जल में घुलनशील नहीं है। बाकी आपके आप देख रहे होंगे कि जो विटामिन सी है, विटामिन बी है, ये जल में घुलनशील विटामिन है। और इसीलिए आप देखते हैं कि ऐसे विटामिन्स आप देखते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये आप देखते हैं लगभग रोज़मर्रा के चीज़ों में आप यूज करते हैं। अच्छा, यहीं पर एक कुछ और प्रश्न आपको बता दूं। आप जैसे देखें, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है भैया रिकेट्स रोग। कौन सा रोग होता है? लिख लीजिएगा, रिकेट्स रोग। ठीक है, विटामिन की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर कमी होगी विटामिन के की तो रक्त का जो थक्का बनता है वो नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, इसकी कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी शुरुआत में मैंने बताया था, रतौंधी आपको साफ मीटिंग में कब लिखने लगता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी मैंने आपको बताया, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ये चारों लिख दीजिएगा पॉइंट। 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। आपसे पूछेगा स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से। पूछेगा रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से। पूछेगा मतलब की बेरी विटामिन बी की कमी से। पूछेगा रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से। रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्लियर, समझ में आ रही चीज़ें? फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट से इसमें से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, मात्र 100 रुपीज़ की बात है, उसमें कोई बहुत बड़ी फीस मैंने नहीं रख दी है कि आप लोग उसको लेकर के सोच रहे कि गुरुजी ने शिक्षा को व्यापार बना दिया। बहुत सारे लोग एक प्रकार से बोलते हैं, और 100 रुपये में कोई एक सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। पूरा सेमेस्टर 100 रुपये में आपको पढ़ाया जाएगा। अब इससे बेहतर आपको और कैसा क्या किया जाए आपके लिए? विटामिन सी की कमी के कारण बताएं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है भैया स्कर्वी रोग। बेरी मैंने आपको बताया, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वह पदार्थ जो शरीर को विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक होता है क्या कहलाता है? तो वह शरीर वाला वह पदार्थ जो किस प्रकार शरीर का विकास करता है, शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है, साथ ही साथ मरम्मत भी करता है, रख रखाव भी करता है, उसको क्या बोलते हैं? पोषक तत्व बोलते हैं। जो कि शरीर के विकास में प्रोटीन उपयोगी है, शरीर को ऊर्जा देने में कार्बोहाइड्रेट उपयोगी है, शरीर की मरम्मत करने के लिए प्रोटीन जरूरी है, साथ ही साथ उसके रख रखाव के लिए ज़रूरी है विटामिन्स और खनिज लवण का होना। इस वजह से छयों की छयों पोषक तत्व जो होते हैं इसमें आ गए, इसलिए पोषक तत्व यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पोषक तत्व 2024 में क्वेश्चन पूछे गए। अगला प्रश्न आ चुका है, अस्थि व दांतों। अस्थि माने होता है हड्डी, दांत जो दांत आपके हैं वो, उनको सुदृढ़ मतलब की और अच्छा बनाने के लिए, उनको और मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज लवण एक प्रकार से होता है, या फास्फोरस, मतलब कि जो अस्थि या दांत जो हड्डी होते हैं, दांत और हड्डी ये किससे बनते हैं? तो ये एक प्रकार से कैल्शियम से बनते हैं। किससे बनते हैं? कैल्शियम से बनती हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं भैया? कैल्शियम से बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, आयोडीन एक तत्व है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? घेंघा नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। यहाँ पर बहुत बड़ा सा कुछ निकल आता है, वही होता है घेंघा। ठीक है, तो घेंघा रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से किसे रक्षात्मक भोज्य पदार्थ का, रक्षात्मक मतलब कि जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, वो कौन से हैं? देखिए, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं, इनमें से आपका वो होता है कौन सा महोदय? बिल्कुल राइट आंसर है विटामिन्स। विटामिन्स हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका ये होगा। डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं हमारे शरीर की मरम्मत करते, टूट फूट, जैसे कोशिका टूट गई, वो तक का निर्माण करना हुआ, तो प्रोटीन करता है। वसा क्या करती है? शरीर को चर्बी देती है। ठीक है, ये दोनों तो होंगे नहीं। ठीक है, इस वजह से आपका ये भी नहीं होगा। तो विटामिन्स और खनिज लवण, यहाँ पर खनिज लवण भी आप रख सकते हैं, वह यहाँ पर आप लिख दीजिए खनिज तत्व या खनिज लवण। ठीक है, खनिज तत्व। अब इसमें आयरन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, मैग्नीशियम सब आ जाते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे बड़ा ऊर्जा मूल्य प्रदान करता है? तो मैंने आपको बताया था, देखिए 1 ग्राम अगर प्रोटीन अगर आप यूज करते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन, तो इससे आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 4.1 कहीं कर मिलता है, तो 4 कैलोरी मान लीजिए। अगर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं महोदय, तो ये भी एक प्रकार से आपको कितना ऊर्जा देगा?
4 कैलोरी ऊर्जा ही देगा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होते हैं वो ऊर्जा बराबर देते हैं, लेकिन आप प्रोटीन से ज़्यादा ऊर्जा नहीं लेते हैं। शरीर को सबसे ज़्यादा, आपसे पूछे शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। लेकिन प्रति ग्राम पूछा गया कि एक प्रति ग्राम में सबसे बड़ा ऊर्जा का जो मूल्य प्रदान करता है वो करता है वसा। वसा यानी कि तैलीय। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर 1 ग्राम आप वसा यूज करते हैं तो उससे आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, यानी दुगनी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, यानी अगर आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को मिला लें और ये 2 ग्राम हो जाएंगे, तो मतलब कि ये 1 ग्राम दोनों को मिला लें तब भी इसके बराबर नहीं पहुंचते, यानी दुगुना ऊर्जा देता है कौन, वसा। 1 ग्राम वसा आप लेंगे तो आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, लेकिन अगर 1 ग्राम वसा लेंगे या 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो उससे 4 कैलोरी ऊर्जा ही आपको प्राप्त होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी जल जो होता है शरीर को ऊर्जा नहीं देता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जल शरीर को ऊर्जा नहीं देता, तापक्रम को नियंत्रित जरूर रखता है। अगला प्रश्न आ चुका है, भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होता है। भोजन में पोषक तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है, तो भोजन में पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होता है महोदय, वो होता है कुपोषण। अगर भोजन में पोषक तत्व की कमी है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, इन सभी की कमी है, तो आप कुपोषित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सुपोषण कब होगा? सु माने अच्छा पोषण, कु माने गंदा पोषण, बेकार पोषण। सुपोषण कब होगा? जब शरीर के अकॉर्डिंग भोजन होगा। कोई व्यक्ति कितना काम करता है, उसको कितना प्रोटीन चाहिए, कितना ऊर्जा की ज़रूरत है, कितना उसको एक प्रकार से वसा की ज़रूरत है, क्या उसकी चर्बी मतलब कि विटामिन और वो सब टूट रहे हैं, तो उन सभी के अकॉर्डिंग उनको दिया जाता है, तब एक प्रकार से वो सुपोषण होता है। और संतुलित आहार जिनको मिलेगा वह व्यक्ति सुपोषित होगा। अगला प्रश्न, शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पोषक तत्व। मैंने आपको बताया था शरीर की टूट फूट यानी कि जो कोशिका होती, कोशिका का निर्माण करना। कोशिका मनुष्य के जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा था कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। ठीक है, कोशिकाओं के समूह से कौन सा क्या बनता है? ऊतक बनता है। कोशिकाओं से के समूह से ऊतक बनता है। ऊतक के समूह से क्या बनता है? अंगक बनता है। जब ऊतक कई सारे मिलते हैं तो अंगक का निर्माण होता है। अंगक से क्या बनता है? अंगतंत्र बनता है। क्या बनता है? अंगतंत्र बनता है। और अंगतंत्र से क्या बनती है? शरीर बनती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो शरीर सबसे बड़ी इकाई, शरीर देखिए सबसे छोटी इकाई कोशिका, सेल्स। ठीक है, फिर ऊतक यानी कि ऊतक माना टिश्यू, फिर अंगक, फिर अंगतंत्र, फिर शरीर। तो इस तरीके से कोशिकाएं सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिकाओं के टूटने फूटने की या नौ ऊतकों के निर्माण करने की या ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत कौन करता है? वो करता है भैया कौन? प्रोटीन। ठीक है, क्या कौन करता है? प्रोटीन करता है। शरीर की मरम्मत करना हुआ, शरीर में एक प्रकार से शरीर की बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी हुआ, तो उसके लिए क्या किसका जरूरत पड़ती है? प्रोटीन की। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। तो जिन छात्रों ने ए ऑप्शन लगाया उनका राइट आंसर है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। किण्वन विधि के द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? किण्वन एक रासायनिक विधि है। इसके द्वारा किण्वन क्या होता है कि इसकी क्रिया ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है और इसमें सजीव कोशिकाओं की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। इसमें कम ऊर्जा का निर्माण भी होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एल्कोहल या कार्बनिक अम्ल तथा CO2 का निर्माण होता है, मगर इससे जल नहीं बनता, H2O नहीं बनता है। ठीक है, जबकि आप देखते हैं ऑक्सीकरण वगैरह से बनता है। तो किण्वन की अगर बात की जाए तो किण्वन विधि के द्वारा उत्पादित जो पहला विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है किण्वन की विधि के द्वारा पहला विटामिन बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु ये सब कहलाते हैं। जीवाणु बताएं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब सूक्ष्म जीव होते हैं और हमारे शरीर की में रोगों को एक प्रकार से इन्हीं के द्वारा रोग होते हैं। जैसे कि जीवाणु के द्वारा कुछ रोग फैलते हैं, कुछ कवक के द्वारा, कुछ प्रोटोजोआ की वजह से, कुछ विषाणुओं की वजह से हमारे शरीर में रोग होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आगे देखें, किण्वन की खोज कब हुई थी? किण्वन विधि की खोज कब हुई थी? 1857 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्न, छिलके वाली सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, निकल जाती है? बताएं। जैसे कि मान लेते हैं आलू हो गई, ठीक है, या तरोई हो गई, ठीक है या फिर भिंडी हो गई, या ऐसे तमाम प्रकार के जो है छिलके वाली जो सॉरी छिलके वाली जो सब्जियां हैं, इनको धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है बाबू? तो छिलके वाली सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो होता है वो निकल जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए
कैल्शियम के साथ काम करता है, यानी कैल्शियम के साथ और कौन सा पोषक तत्व जो है या कौन सी विटामिन जो होती है कैल्शियम के साथ काम करती है, बताएं, ताकि हड्डियां जो है वो मजबूत रहें। तो हड्डियों के मजबूत के लिए कौन सी विटामिन काम करती है भैया? विटामिन डी काम करती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब कभी कभी विटामिन डी जो होता है, इससे विटामिन डी नहीं मिल पाती है, बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है, हड्डियाँ बड़ी दुबली पतली हो जाती, कमज़ोर हो जाती हैं। सूर्य का प्रकाश बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब महतारी मतलब कि जो माताएँ बहनें होती हैं या दादी वगैरह होती हैं, गांव वगैरह में आपने देखा होगा तेल बुकवा ये सब लगाती हैं बच्चे को, कम से कम 1 आध महीने या 2 महीने तक, लगभग मतलब पूरा 1 आध साल तक लगाती है लगभग में, जहाँ तक मुझे पता है। बुकवा वो होता है सरसों का दाना होता है, उसको बढ़िया सिल और लोढ़ा पे बढ़िया बूका जाता है, और उसके बाद में जो उसका जो मलबा तैयार होता है, उसका जो मैटर तैयार होता है, उसी मैटर से एक प्रकार से क्या होता है, बच्चों के शरीर पर एक प्रकार से क्या होता है, लगाया जाता है खूब बढ़िया से रगड़ रगड़ के। इससे क्या होता है, बच्चों के शरीर पर बाल जो होते हैं वो कम जमते हैं। इसके साथ ही साथ उसका और फ़ायदा होता है कि उनकी जो आंतरिक शक्ति मतलब जो हड्डियाँ होती हैं मजबूत होती हैं। साथ ही साथ उनको जब वही बुकवा और तेल लगा करके ठंडी के महीने में जब धूप में लिटाया जाता है, तो उससे उनको विटामिन डी की प्राप्ति भी भरपूर मात्रा में होती है। ऐसे बच्चों की हड्डियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं। और शहर के बच्चों में आप देखते हैं वो ये सब नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो लगाते हैं तमाम प्रकार के आजकल के तेल चल गए हैं, वो सब लगाते हैं, ठीक है, ये जॉनसन और पता नहीं कौन कौन सा उसको लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनकी हड्डियाँ उतनी मजबूत शायद ना हो जितनी मजबूत जो सरसों का तेल बढ़िया घर का पिराया हुआ कोल्हू का, जब वो एक प्रकार से लगाया जाता है गर्मा करके, तब बच्चों को एकदम से उनकी वर्जिश की जाती है। उनके शरीर के एक एक नस नस पुर्जे पुर्जे को माताएं बहनें जो होती हैं उसको जो है जानती हैं कहाँ से कैसे क्या करना है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, बच्चों में एक प्रकार से जो है उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो इनमें से जो विटामिन डी होता है ये हड्डियों के निर्माण के लिए, कैल्शियम जो पोषक तत्व है, कैल्शियम एक खनिज तत्व है, इसके साथ ही साथ विटामिन डी की भी आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बताएं। विटामिन सी का रासायनिक नाम भैया, विटामिन सी का रासायनिक नाम बिल्कुल एस्कॉर्बिकम इज राइट आंसर, एस्कॉर्बिकम डी ऑप्शन। इनमें से कौन सी सब्जी एक फूल है जो हम खाते हैं? ब्रोकोली, स्क्वाश, सलाद पत्ता या आलू, बताएं। इनमें से कौन सी सब्जी एक फूल है जो हम खाते हैं? तो ब्रोकोली जो है एक फूल है जिसको हम खाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 2023 में प्रश्न आया था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है कौन सी सब्जी पत्ते से बनी होती है जिसे हम खाते हैं? तो इनमें से कौन सी सब्जी पत्ते की बनी होती है? देखें, आलू, बीन्स, टमाटर, ये सब नहीं। पालक जो होता है पत्तों का होता है जिसको हम खाते हैं पालक। इसमें पालक में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, पोषक तत्व या खनिज लवण? तो एक इसमें पाया जाता है भैया कौन सा, आयरन, ठीक है, लौह तत्व। आयरन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? पालक में पाया जाता है, ठीक है। जो खून, अगर आपके अंदर खून की कमी है तो आप पालक के साग खाएंगे तो आपको पूरी होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाना पकाने का तरीका इनमें से नहीं है? देखें, सिलाई कोई खाने पकाने का तरीका नहीं है, कपड़े बनाने का तरीका है, तो ये नहीं होगा। बाकी भून करके आप खाना तैयार करते हैं, आप तेल वगैरह में तल करके और आप भोजन को पका करके आँच के नीचे, तभी आप भोजन को तैयार कर सकते हैं। लेकिन सिलाई करके आप भोजन थोड़ी ना तैयार कर पाएंगे, ये कपड़ा बना पाएंगे इससे। तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यही खाना पकाने का तरीका नहीं है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कम तापमान पर धीमी उबाल होती है। कम तापमान पर धीमी उबाल जो है शुरुआत कब होती है भैया? 85 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर के 96 डिग्री सेल्सियस तापमान, जब कोई किसी पर दिया जाता है, कोई जल या कोई चीज़ होता है तो वो उबलने लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न, निकोटेनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? निकोटीनिक अम्ल की वजह से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा नाम का रोग होता है किसी कमी से। निकोटेनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा नामक रोग होता है। ध्यान रखिए, परीक्षा में 2023 और 24 में दोनों में आया हुआ है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? नमक का रासायनिक नाम क्या होता है भैया? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। 2023 में आया था। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। क्या होता है भैया? NaCl। NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम का नाम होता है क्लोराइड Cl को, ठीक है। तो हम लोग जब बचपन में एक प्रकार से पढ़ते थे, तो मतलब कि बचपन में क्या, इंटर वगैरह में या हाई स्कूल में, तो रासायनिक जो मतलब कि जो होता था विज्ञान, उसमें चूँकि हम लोग जिस स्कूल में पढ़े हैं वहाँ पर कोई प्रैक्टिकल या प्रयोगशाला वगैरह नहीं होती थी, बस ऐसे पढ़ने जाते थे। किताब से मास्टर आते थे, यहाँ से यहाँ तक टिक लगा लो, काम खत्म हो जाएगा आपका। बस उसके बाद में बैठ करके वो अपना सुर्ती बना रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, यही सब होता था। बट क्या है कि हाँ, उनकी भी गलती नहीं। 2000 रुपये उनको मिलता है तो 2000 रुपये में क्या पढ़ा देंगे बच्चों को, ठीक है।
और आजकल क्या हो रहा है, गांव देहात में ऐसे ही होता है, बस वैसे नाम मात्र के होते हैं, डिग्री वगैरह मिल जाती है, लेकिन अब धीरे धीरे करके पढ़ाई का स्तर बढ़ रहा है, चूँकि ऑनलाइन भी सब चीज़ें आ गई। इसमें क्या है कि तब हम लोगों ने अपने टीचर से कहा, इकट्ठा करके हमने शायद कहा कि गुरुजी जैसे हमारे पास कोई चीज़ उपलब्ध नहीं तो हम लोग नमक और पानी 2 रासायनिक क्रियाएँ करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है, चूँकि हमारे पास उपलब्ध है। तो हम लोगों ने नमक लिया, ठीक है, नमक का मतलब NaCl लिया, प्लस में H2O, जल होता है H2O, ठीक है। तो ये हो गया भैया नमक, और ये हो गया नमक, ये हो गया नमक, और ये हो गया पानी, ठीक है, यानी जल। इसको लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, इसको लिखेंगे जल। जब इसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, हीट करने पर क्या होगा, इसमें Na और यहाँ का एक O और H बनकर क्या बन जाएगा, NaOH। NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो बच्चे पढ़ कर के आए होंगे रासायनिक क्रिया केमिस्ट्री, उनको पता होगा ये जो रासायनिक क्रिया में अभिक्रिया समझा रहा हूँ। इसके बाद में क्या होगा, इसको मैंने क्या किया, गर्म किया। इसके बाद में क्या होगा, एक H यहाँ पर बच रहा है, एक H मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। साथ ही साथ में क्या बच रहा है आपका Cl, ये HCl आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे, HCl जो है क्या बन जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा, ठीक, क्या बन जाएगा भैया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। तो इस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं बहुत सारे बच्चे उसको। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके निर्माण से बनता है, जब हम नमक और पानी को एक प्रकार से गरमाते हैं तब बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रिया आप कर सकते हैं। अब उसको टेस्टिंग वगैरह तो था नहीं, लेकिन हमने सोचा कि देखा जाए तो ये बना सकते हैं आप इससे। क्लियर, चले। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आप थोड़ा सा अपनी तरफ से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप अपने कॉलेज के भरोसे या अपने स्कूल के भरोसे कभी मत रहिएगा, ठीक है। चूँकि वो उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन आपको अगर और ज़्यादा पढ़ना है और अच्छा कुछ करना है तो आपको ज़रूरी है कि आप एक प्रकार से उनसे एक कदम आगे बढ़ें। अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से आप एक कदम आगे बढ़ करके हमेशा सोचें और चलें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका ही फ़ायदा होगा और आप बहुत आगे तक जाओगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था भैया, टांसले, डार्विन या टेलर या फिर ओडम, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो एजी टांसले नाम के एक विद्वान हैं, इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बच्चों की वृद्धि और विकास में शामिल है, 2023 में प्रश्न आया है। बच्चों की वृद्धि और विकास में क्या शामिल है भैया, तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन जो होते हैं ये शामिल होते हैं किसमें, बच्चों की वृद्धि यानी बच्चों की ग्रोथ। वृद्धि को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसको विकास को बोलते हैं क्या, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और ग्रोथ ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। बेसिकली ग्रोथ का मतलब होता है शरीर के हिस्सों का बढ़ना, और डेवलपमेंट का मतलब होता है शरीर के हिस्सों का बढ़ना, साथ ही साथ उनकी बुद्धि का, उनके संज्ञानात्मक, उनके ज्ञान का विकास भी होना, ठीक है, उनके इमोशंस डेवलपमेंट भी होना। ग्रोथ केवल शरीर की होती है, जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो शरीर के पूरे पार्ट के साथ साथ मनुष्य के बुद्धि और विकास और ज्ञान का विकास भी होता है, ठीक है। तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन हैं वृद्धि और विकास में शामिल। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, विकास का क्या अर्थ है, बताएं। विकास, डेवलपमेंट का अर्थ मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है क्वालिटी में परिवर्तन होना, ठीक है। क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रमुख क्षेत्र नहीं है, बताएं। मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र कौन सा नहीं 2023 में आया हुआ है। देखिए, संसाधनों तक पहुँच ये मानव विकास का क्षेत्र है, अच्छा स्वास्थ्य मानव का क्षेत्र है, शिक्षा ही मानव का क्षेत्र है। जबकि मानव विकास में, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत आप औद्योगिक विकास के बारे में नहीं पढ़ते हैं। मानव विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट नाम का जो एक प्रकार से सिलेबस है, इसके अंतर्गत आप केवल और केवल क्या पढ़ते हैं, संसाधनों तक पहुंच सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य बनने के लिए और शिक्षा, इन सभी विकास आपका हो सकता है, लेकिन औद्योगिक विकास आपका नहीं होता है। इससे ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है, जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब परिपक्वता और अनुभव के कारण से मनुष्य में क्रमिक और प्रगतिशील परिवर्तन होता है तो इसी परिवर्तन को हम लोग डेवलपमेंट या विकास बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, विकास बोलते हैं, ठीक है, मानव विकास बोलते हैं, विकास बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रश्न देखेंगे, जीन पियाजे एक ह्यूमन डेवलपमेंट के बहुत अच्छे विद्वान, जीन पियाजे, इन्होंने मानव विकास को लेकर के बहुत सारा काम किया है। बाल विकास का सिद्धांत आधारित है इनका, बाल विकास का सिद्धांत जो इनका दिया है वो किस पर आधारित है, तो जो जीन पियाजे का
जो बाल विकास सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास पर रिलेटेड। संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब होता है, उसका नॉलेज का बढ़ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर मनोविश्लेषणवाद की बात करें तो इसका मनोविश्लेषणात्मक विकास के बारे में कौन बताता है, सिगमंड फ्रायड नाम के एक विद्वान है वो बताते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान, जिनका मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है उन्हीं का है, ठीक है। अच्छा, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बताएं। TTU में 2024 में आया हुआ प्रश्न, ऐसे कई विश्वविद्यालय में आता है ये सब, बताएं फटाफट से आप बताएंगे। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 4 अवस्थाएं होती हैं संज्ञानात्मक विकास की मनुष्य के। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। विकास होता है, बताएं विकास कैसे होता है भैया, विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। कोई व्यक्ति सामान्य होता है, सभी ऐसा होता है, लेकिन जब उसका विकास होता है तो विशिष्टता की ओर होता है, उसके अंदर कुछ क्वालिटी डेवलप होती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। बालकों में देखें, और एक बात और मैं भी बताने वाला हूँ, चले बता रहे हैं। बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है, बालक कब ईर्ष्या करने लगते हैं अपने प्रतिद्वंदियों से, अपने बच्चों, मतलब कि अपने, ऐसे इनका खिलौना आप किसी को दूसरे को दे दिए, या कहते हैं कि हमारी मम्मी है, हमारी मम्मी, ऐसे करके बहुत झगड़ा करते हैं बच्चे, ईर्ष्या आती है उनके अंदर। 3 से 4 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो उनमें ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। एक बात यहाँ पर मैं और बताना आपको भूल गया था कि मान लीजिए कोर्स वगैरह जो अगर आपको लेना है तो कोर्स में एक इन्फॉर्मेशन और आपको देनी है। देखिए कोर्स लेने के लिए फिर से प्रक्रिया मैं समझा दूँ। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। यहाँ पर आपको जो सब ये आपको जो PDF दिखाई पड़ रही है, ये PDF साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के PDF नोट्स आपको मिलेंगे। फूड न्यूट्रिशन का भी उसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा। फूड न्यूट्रिशन मतलब कि वो आपको को करिकुलर में BBSc BCom सभी में पढ़ना है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की PDF नोट्स आपको मिलेगी। आपको करना क्या है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, अपने सब्जेक्ट के नेम, ये सब लिख करके आप भेज दीजिएगा इस नंबर पर। आपको एक प्रकार से क्या कर जाएगा, आपको एक प्रकार से ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके लिए करना क्या है, आपको इसी एक स्कैनर आपके पास सेंड करेंगे हम। जैसे ही आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और सब्जेक्ट नेम लिख करके भेजेंगे इस पर, मैं आपके पास एक स्कैनर सेंड करूँगा। उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ आपको क्या कर देने हैं, सेंड कर देने हैं। उसके बाद में क्या किया जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्या कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ऐड कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपकी मतलब कि आपकी जैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर देंगे, उसके बाद में आपको क्या मिलेगी, आपको एक प्रकार तमाम प्रकार की जानकारी दी जाएगी, आपको तमाम प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। खास करके आपको PDF मिलेगी, सभी सब्जेक्ट की PDF दी जाएगी। इसके साथ ही साथ PDF के साथ साथ आपको एक प्रकार से मॉडल पेपर, महासंग्राम, रिवीजन क्लास, इन सभी की PDF नोट, सभी सब्जेक्ट की, आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे, आपके 3 मेजर हैं या 2 मेजर हैं तो उन सभी की हो जाएगी। एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपीज़ में होने वाली है। और इसके साथ साथ मान लेते हैं आप गूगल पे या फ़ोन पे कुछ भी नहीं चलाते हैं तो आप किसी दुकान से जा करके भी करवा सकते हैं, करवा सकती हैं, या किसी आप जो है अपने भाई से या अपने घर के कोई व्यक्ति है उनसे आप करवा सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। तो फटाफट से आप SMS के ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी क्लासेस यहाँ पर आपको दिखाई पड़े ये सब PDF आपको मिल जाएंगे और आप आसानी से इसको हल करते रहिएगा। इसको जा करके आप कहीं से निकलवा करके फिर से आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अच्छा हल कैसे करना है, मान लेते हैं अगर आपको यहाँ पर इसको करना ही है तो इसका आप इसकी वो निकलवा लीजिएगा, क्या बोलते हैं, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा PDF में, ताकि आप उसको एक प्रकार से एक पेपर के रूप में हल करें। 1 घंटा बैठ करके अपने घर पे आप इसको हल करेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आप अच्छा कर पाएंगे। आप इसको निकलवा भी पाएंगे PDF लेकर के। अगर आपका मन हो निकलवा लीजिए, मन हो तो आप अपने फ़ोन में ही आप जैसे पेपर देते हैं 1 घंटा, मतलब कि 1 घंटे का या 1.5 घंटे का, वैसे ही पेपर के जैसे आप घर पर बैठ करके बिना कुछ इधर उधर हिले डुले, ना बिना आंसर देखे, आप वीडियो को देखने के बाद में इसको पहले हल करेंगे। और जब हल करेंगे तो आप अगर ये हल कर पाएंगे तो आप समझ लीजिए आपने एक प्रकार से प्रीवियस ईयर के 3 साल के क्वेश्चन पेपर हल कर लिए हैं। और आपको एक प्रकार से कोई रोक नहीं सकता पास होने से और अच्छे नंबर से पास होने से, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, गर्भावस्था होती है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त आ चुका भैया। गर्भावस्था होती है, कितने दिन की होती है गर्भावस्था, बिल्कुल 280 दिनों की, 280 दिनों की होती है गर्भावस्था। ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में खूब पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, गुणसूत्र शिशु के लिंग निर्धारण हेतु जिम्मेदार है, कौन सा गुणसूत्र जो होते हैं बच्चों का लिंग निर्धारण करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की। देखिए X या Y बताएं, XY दोनों गुणसूत्र जो होते हैं इस पर दोनों पर डिपेंड करता है कि लड़का होगा कि लड़की। देखिए अगर X गुणसूत्र है तो लड़की होगी, ठीक है। X गुणसूत्र पर क्या होता है, लड़की होती है। अगर XY गुणसूत्र होता है तो इससे क्या होगा, ये लड़का होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि लड़कों में कौन सा XY गुणसूत्र होता है, पुरुषों में, महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है, ठीक है। जब मान लेते हैं स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध स्थापित हुआ, जो पुरुष का शुक्राणु है वो महिला के अंडाणु से जाकर के मिला। अब मान लेते हैं ये X वाला जाकर के मिलेगा तो X से मिलेगा, चाहे इससे मिलेगा चाहे इससे मिलेगा, तो क्या बनेगा, XX बनेगा, यानी कि लड़की होने की संभावना बनेगी। पुरुष का शुक्राणु जो है ये X, मतलब कि ये X इससे मिला तो ये X बना,
जब यही x इससे मिलेगा तो भी यही बनेगा, यानी दो संभावना यहाँ पर बनी। अब पुरुष का जो गुणसूत्र y है ये जा करके एक x से मिलेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर xy बनेगा, चूँकि x मैं पहले करता हूँ, और उसके बाद में जब दूसरी बार यही y जा करके अगले x से मिलेगा तो भी क्या बनेगा, xy बनेगा। यानी एक प्रकार से संभावना क्या है, संभावना ये है कि बराबर लड़की भी हो सकती है, बराबर लड़का भी हो सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि लड़की और लड़का होने की जो एक प्रकार से वो है सिचुएशन वो अलग अलग है, नहीं, उसकी एक प्रकार से यही चीज़ है कि भाई ये देखिए 4 कंडीशन है और बराबर सिचुएशन होती है कि लड़का लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, अभी इसी पर डिपेंड करता है। तो एक प्रकार से दोनों गुणसूत्र जो होते हैं शिशु के लिंग निर्धारण में डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रीनेटल अवस्था होती है, प्रीनेटल अवस्था कौन सी होती है भैया, प्रीनेटल अवस्था गर्भावस्था से जन्म तक की अवस्था जो होती है उसको प्रीनेटल अवस्था कहते हैं। गर्भाधान की क्रिया वह क्रिया होती है जब स्त्री और पुरुष का एक प्रकार संबंध बनता है, यानी संभोग होता है दोनों के दौरान, और पुरुष का जो एक प्रकार से शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, वो महिला के एक प्रकार से योनि मार्ग से होते हुए वो एक प्रकार से अंडाणु तक जाता है, अंडाशय तक जाता है, वहाँ पर अंडाणु से मिलता है और उसके बाद में वहाँ वही गर्भाधान की क्रिया हो जाती है। तो यही गर्भाधान से लेकर के और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है लगभग 280 दिन का जो समय है इसी को प्रीनेटल अवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, गर्भस्थ शिशु माँ से जुड़ा होता है, बताएं। गर्भस्थ शिशु माँ से जुड़ा हुआ होता है अपरा के द्वारा, किसके द्वारा जुड़ा होता है, अपरा के द्वारा जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ये प्रश्न 2023 में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन से, निषेचित अंडाणु कहलाता है, निषेचित अंडाणु इनमें से कौन सा कहलाता है, जायगोट जो होता है निषेचित अंडाणु जायगोट कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। सृजनात्मकता के मुख्य परीक्षण इनमें से कौन से हैं, सृजनात्मकता के मुख्य परीक्षण में चित्र पूर्ति परीक्षण, वृत्त परीक्षण, उत्पाद उत्पन्न परीक्षण, ये तीनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया। देखिए, गर्भ अवस्था होती है, गर्भावस्था कितने दिनों की होती है, 280 दिनों की होती है, 280 दिनों की गर्भावस्था होती है। इसी को अगर आप कहें तो 9 महीने में होती है, लगभग में 9 मंथ में अगर 30 से आप गुणा करेंगे, देखेंगे 9 तरीक कितना होता है 27, 270 या 280 दिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब कोई महीना 31 का, कोई 29 का है, तो यही इसी अकॉर्डिंग आप जोड़ सकते हैं। क्लियर, 280 दिन और 9 महीना बोला जाता है, जिसको आगे पीछे 1-2 दिन हो जाता है। कभी कभी महिलाओं के बच्चे एक प्रकार से 8वें महीने में ही भी हो जाते हैं, कभी कभी 10 महीने भी लग जाते हैं, 9 महीने मतलब 9 महीने 9.5 महीने या इतने आसपास, या और उससे कम। किशोरावस्था, एक मिनट, हाँ यहाँ पर पूछे थे। दिवा स्वप्न की अवस्था है, बाल्यावस्था, वया संधि अवस्था, प्रौढ़ा या वृद्धावस्था। दिवा स्वप्न की अवस्था बताएं, दिवा स्वप्न की अवस्था होती है वया संधि अवस्था। वया संधि अवस्था जो होती है इसको बोलते हैं दिवा स्वप्न की अवस्था। इंपॉर्टेंट प्रश्न 2024 में आया हुआ है। अगला प्रश्न, माता पिता के लिए समस्यात्मक अवस्था मानी जाती कौन सी, शैशवा, प्रौढ़ा, किशोरा या पूर्व बाल्यावस्था। तो माता पिता के लिए समस्यात्मक अवस्था जो होती है बच्चों में, जब बच्चा किशोर अवस्था के दौरान होता है तो उस दौरान माता पिता को बड़ी समस्या होती है, क्योंकि किशोरावस्था जो होती है ये वैचारिक द्वंद्व की समस्या होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे के दिमाग में तमाम प्रकार की बातें चलती रहती है। बच्चा अपने माता पिता को एक प्रकार से अपना शत्रु समझने लगता है। अगर बच्चे को माता पिता रोकेंगे कि भाई जो है ये सब मत करो, स्कूल जाते हो तो पढ़ने के लिए जाते हो, वहाँ पर जो है झगड़ा लड़ाई मत करो, लेकिन उस समय क्या होता है, बच्चों का जो खून होता है एकदम से उबाल मार रहा होता है। जैसे कि अभी अभी आप इंटर पास करके आए हैं, बीए के प्रथम सेमेस्टर में आपका एडमिशन हुआ है, आप में से काफ़ी बच्चों का, लड़कियों का एकदम से पूरा मतलब कि फुल फॉर्म में इस समय होंगे कि भाई कोई कुछ बोल देगा, टीचर बोल देगा उससे लड़ जाएंगी, टीचर बोल देगा उससे लड़ जाएंगे एकदम से कि बाहर मिलो गेट के, मैं मारूंगा आपको। ऐसे तमाम प्रकार का दिमाग में आता है कि हम कोई लड़का बोल दे तुरंत, कोई लड़की बोल दे किसी से, झगड़ा कर देंगे तुरंत उतारू हो जाएंगे। प्रेम इसी समय में आपका खूब दबा के होता है। तो इससे क्या होता है कि माता पिता को बड़ी दिक्कत होती है, इसमें बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल होता है। किशोरावस्था में बच्चे को एक प्रकार से आप किस दिशा में मोड़ना चाहते हैं वो किशोरावस्था के दौरान ही फिक्स होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य हैं। किशोरावस्था में विकासात्मक कार्य कौन कौन से होते हैं। किशोरावस्था में व्यक्ति जो होता है बच्चा आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ता है। बच्चा एक सोचता है, किशोरावस्था का समय कितना है,
12 साल से लेकर के 18 साल का भी अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। इस दौरान बच्चा पढ़ता है और सोचता है कि हमको किस दिशा में जाना है, हमको व्यवसाय क्या करना है, हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, लेखपाल बनेंगे, पुलिस बनेंगे, क्या बनेंगे। जायगोट में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जायगोट में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो 46 क्रोमोसोम्स जायगोट में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 23 जोड़ा जिसको आप बोलते हैं, तो इसी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रसव की प्रथम अवस्था कहलाती है, बताएं। प्रसव की प्रथम अवस्था निष्कासन की अवस्था कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लगातार लाता रहता हूं, ठीक है। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भैया। लाइक करिएगा तो इससे क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा और हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। जितने भी हमारे सभी लोग देख रहे हैं, हमारे बच्चे बच्चियाँ देख रहे हैं, हमारे छोटे भाई बहन देख रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग एक प्रकार से कोर्स में भी ज्वाइन करने का प्रयास करें पूरा, ठीक है। मात्र 100 रुपीज़ में आपके लिए बड़ी व्यवस्था की जा रही है और इसके बाद में आप ग्रुप से जुड़े रहेंगे। फिर सेकंड सेमेस्टर में जब भी कोर्स लॉन्च किया जाएगा तुरंत आपके लिए बताया जाएगा और वहाँ पर आपको एक प्रकार से बड़ी अच्छी तरीके से चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। चले अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, बताएं। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, मतलब बालक की शताब्दी कहा जाता है, ऐसा किसने कहा? क्रो एंड क्रो हस्बैंड वाइफ है, मनोवैज्ञानिक भी हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक, इन्होंने कहा था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, यह एक प्रकार से किसने कहा था? बिल्कुल मतलब कि गुडेनफ ने कहा था। गुडेनफ ने क्या कहा कि व्यक्ति की जितना मानसिक विकास होता है व्यक्ति का, उतना एक प्रकार से उसका आधा 3 वर्ष में ही विकास हो जाता है, क्योंकि बच्चा 3 साल में, शुरुआती 3 साल में उसका जो मेंटल लेवल है बहुत हाई होता है, बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका, शैशवा अवस्था की विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं? देखिए, शैशवा अवस्था में अगर बात करें तो बेसिकली नैतिकता का अभाव होता है, कमी होती बिल्कुल, कल्पना की सजीवता होती, खूब कल्पना करते बच्चे, आत्म प्रेम की भावना होती, बच्चे अपने से प्रेम करते शैशवा अवस्था में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बच्चों में होने वाले संक्रामक रोग होते हैं, इनमें से बच्चों में होने वाले संक्रामक रोग में जैसे खसरा, छोटी माता, पीलिया, पोलियो, ये सब संक्रामक रोग बच्चों में होते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, फटाफट से देखेंगे। बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक करता है, यह कथन किसका है? तो बताएं। बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर के और जब तक बच्चा मर नहीं जाता तब तक करता है। इसको कहा था क्रो एंड क्रो नाम के शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शैशवावस्था होती है रास महोदय के अनुसार, रास जो हैं ये भी एक प्रकार से बाल मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने कहा कि शैशवावस्था 1 साल से लेकर के 3 साल की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। ए ऑप्शन। जन्म से लेकर के 15 दिन की अवस्था को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जन्म से लेकर के 15 दिन की अवस्था जो होती है वो कौन सी अवस्था कहलाती है भैया? वो कौन सी अवस्था कहलाती है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शैशवावस्था, जन्म से लेकर के 15 दिन की अवस्था को आप शैशवावस्था कह सकते हैं बेसिकली, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है, फटाफट से आप बताएंगे। पूर्व बाल्यावस्था का समय 2022-24 में प्रश्न पूछा गया है, 22 में, 24 में भी आया। 2 साल से लेकर के 6 साल की अवस्था जो होती है ये पूर्व बाल्यावस्था की कहलाती है और इसके बाद में 6 साल से लेकर के 12 साल की अवस्था ये उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। 12 साल से लेकर के 18 साल की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है, ठीक है। और 0 से लेकर के 2 साल की अवस्था ये शैशवावस्था कहलाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से एक बार मैं अगर आपको बताना चाहूँ, 0 से लेकर के 2 साल आपकी शैशवावस्था में, ठीक है। इसके अलावा 2 से लेकर के आपका 6 साल तक आपका बाल्यावस्था होती है, ठीक है। 2 साल से लेकर के 6 साल तक पूर्व बाल्यावस्था और 6 से लेकर के 12 साल तक आपकी जो है उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था ये बाल्यावस्था कर लें आप, पूर्व बाल्यावस्था। इसके बाद में 12 साल से लेकर के 18 साल तक आपका होता है किशोरावस्था, ठीक है। और आप देखेंगे 18 साल के बाद में आपकी आती है प्रौढ़ावस्था, ठीक है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। चलें, शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक होती है, यह कथन किसका है? शैशवावस्था जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक होती है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। इसको कहा था कुप्पू स्वामी ने। ऑप्शन नंबर कुप्पू स्वामी या कप्पू स्वामी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जन्म के दूसरे सप्ताह के अंत से दूसरे वर्ष के अंत तक की अवस्था क्या कहलाती है? तो जन्म से दूसरे सप्ताह के अंत से यानी 15 दिन बाद से लेकर के और उसके अंत तक की जो अवस्था होती है उसी को बचपन अवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से वह संधि अवस्था के आरंभ होने तक
यानी 11 और 12 वर्ष पर वया संधि अवस्था होती, जब किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच की अवस्था को वया संधि अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था और बाल्यावस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसी को वया संधि अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो 11-12 वर्ष के बीच का अवस्था होती है। यह कथन किसने कहा था? इसको किसने कहा था भैया? इस कथन को किसने कहा था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हरलाक नाम के एक विद्वान है, उन्होंने कहा था। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित भी होता है। बिल्कुल, भाषा के द्वारा ही व्यक्ति प्रभावित होता है और प्रभावित भी करता है। इसको एलिस नाम के विद्वान है, उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न है, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है? पहले भाषा बच्चा एक प्रकार से कैसे सीखता है? बच्चा पहले एक प्रकार से भाषा को सीखने की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो होती है बोलने की अवस्था। पहले बच्चा बोलना सीखता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सुबह शाम रात दिन। सुबह शाम रात दिन, आज और कल किसने संबंधित शब्द हैं? बताएं। समय संबंधी शब्द हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समय से रिलेटेड शब्द हैं। सुबह शाम रात दिन आजकल, ये सब समय से रिलेटेड शब्द हैं। शब्द बेसिकली संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के इंपॉर्टेंट होते हैं। भाषा दोष है इनमें से, बताएं भाषा दोष इनमें से क्या है? देखें, अस्पष्ट बोलना भाषा दोष है। शब्दों का सही उच्चारण नहीं करना, ये भी एक भाषा दोष है। तुतलाना भी एक भाषा दोष होता है बच्चों में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी दोष भाषा दोष के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो भाषा विकास की अगर बात की जाए तो भाषा विकास को शारीरिक स्वास्थ्य आपका प्रभावित करता है। ठीक है, बच्चा का शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, ये भी बच्चा महिला है पुरुष है या शरीर रचना उसकी कैसी है, ये सब डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। भाषा विकास को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? देखिए, पारिवारिक संबंध प्रभावित करते हैं, प्रेरणा मोटिवेशन प्रभावित करता है, निर्देशन यानी डायरेक्शन भी प्रभावित करता है। बच्चे के भाषा विकास में, बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में उनके परिवार के लोग कैसे हैं, वो मोटिवेशन उनको कैसा मिलता है, निर्देशन कैसा मिलता है, उसको प्रभावित करता है। जबकि प्रोत्साहन की कमी अगर होगी तो एक प्रकार से प्रोत्साहन की कमी ये प्रभावित नहीं करती उनको। प्रोत्साहन की कमी भाषा विकास पर जो है प्रभाव नहीं डालती। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता बुद्धि है, यानी बुद्धि के द्वारा ही हम नई परिस्थितियाँ, कोई नई समस्या आती है उसका सामना करने के लिए सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा गया है कि उसी को बुद्धि कहते हैं, एबिलिटी को बुद्धि कहते हैं। ऐसी एबिलिटी जो न्यू सिचुएशन में हमको एक प्रकार से समायोजन करने की योग्यता प्रदान करती है। इसको कहा था स्टर्न नाम के मनोवैज्ञानिक ने। स्टर्न ने बुद्धि परीक्षण पर भी बड़ा काम किया है। अगला प्रश्न, अमूर्त चिंतन, ऐसा चिंतन जो कि एक प्रकार से दिखाई ना पड़े ना तो सुनाई पड़े, मतलब कि दिखाई ना पड़े और ना इसको आप टच कर पाएँ। अमूर्त चिंतन उसी को कहते हैं, उसकी योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा? अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। इसको किसने कहा था? टर्मन नाम के विद्वान ने कहा। किसने कहा था? टर्मन महोदय ने कहा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, कौन सी अवस्था शारीरिक वृद्धि की अंतिम अवस्था कहलाती है? शारीरिक अवस्था की जो शारीरिक वृद्धि की अंतिम अवस्था होती है वो होती है शरीर जो बढ़ना होता है, मोटा मतलब बढ़ना होता है, वो बेसिकली शरीर के अंगों का विकास बेसिकली किशोरावस्था में ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर शारीरिक विकास उतना बेटर तरीके से नहीं हो पाता है। उसके बाद में फिर क्या होता है? मानसिक विकास होता है। परिपक्वता क्या है बताएं? परिपक्वता है, परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया होती है। परिपक्वता एक कैसी प्रक्रिया है? एक जैविक परिपक्वता है। परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया। अगला प्रश्न, बच्चों के पूर्ण विकास की प्रकृति। बच्चों के पूर्ण विकास की जो प्रकृति होती है वो मनोशारीरिक होती है। ठीक है, जब बच्चा का मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का विकास हो तो ऐसा विकास एक प्रकार से उसका पूर्ण विकास कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, जाना और परखा। ठीक है, देखिए भाई, तो आपने अगर ये देखा, आज आपने देखा किसका मॉडल पेपर देखा भैया? आज आप लोगों ने होम साइंस का मॉडल पेपर देखा, ऑब्जेक्टिव का। इससे पहले इंग्लिश का मॉडल पेपर मैंने दिया है। इंग्लिश में मैंने इंग्लिश के जो बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं 100 क्वेश्चंस, इसको मैंने करवाया है। तो जिन छात्र छात्रों ने नहीं देखा तो प्लीज़ आप इंग्लिश वाला भी देख लीजिएगा। ऐसे और मॉडल पेपर इंग्लिश के मैं दूंगा, ऑब्जेक्टिव के भी और लिखित के भी। आप सभी लोग तैयार रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।